कोई ऐसा है जो 9 बजे आ गया हो? ठीक, तो आप लोग का सब पहला क्लास होगा, इसीलिए आप 9 बजे आ गए। इसीलिए जिनका एडमिशन हो गया उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, ठीक है। उस ग्रुप में एक मैसेज गया था आज कि क्लास 9:30 बजे होगा। उसके पीछे रीज़न ये था, 9 से 10 मेरा क्लास रहता है, 10 से 11 मैथ्स रीजनिंग का क्लास रहता है गुप्ता सर का। आज गुप्ता सर आज और कल 2 दिन संस्था की तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय सेमिनार में गए हुए हैं। तो जो शेड्यूल आपको आज मिला है उस शेड्यूल को कल भी फॉलो करना है। तो कल से 9 बजे नहीं आना। कितना समय आना? 9:30। और 9:30 बजे के 5-10 मिनट के बाद ही क्लास चालू होगा, लेकिन 9:30 बजे आना, ठीक है। और मैथ्स का क्लास आज और कल 2 दिन ऑफ है, फिर उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। तो आज कौन सी क्लास होगी आपकी? जीएस की, संविधान की क्लास होगी और कंप्यूटर की क्लास होगी। और बैच कब चालू हुआ है? 5 जनवरी को। और कब तक चलेगा? जून तक हमारे हिसाब से। लेकिन अगर पहले आ गया एग्जाम तो कोर्स को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का क्या परिचय है? कॉमन चीज पढ़ने आए हो? कौन सा मीडियम है आप लोगों का? इंग्लिश मीडियम है। तो आप लोगों को हम लोग शाम को पढ़ाएंगे। शाम को नहीं बनेगा आते? मैं बताऊंगा आपको। क्लास के बाद ना मेरे साथ चलना ऑफिस, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है, ठीक है। आपका इंग्लिश है नंदे जी? आपका इंग्लिश है? आपको नोट्स मैं इंग्लिश में दे दूंगा, ठीक है। कल ही पता चला। आप लोग का भी इंग्लिश है क्या? आपका इंग्लिश है बस। तो इंग्लिश वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका नोट्स थोड़ा सा अलग होगा, जो क्लास में लिखाते नहीं बनेगा, बाकी समझाने का काम तो हो जाएगा। और इन बच्चों के साथ ये है कि आप लोग रेगुलर बैच पीएससी और व्यापम में बैठोगे, ठीक है। और आपको इंग्लिश मीडियम में बैठना है, तो आपको शाम को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं स्टाफ से बात कर लूँगा, ठीक है। चलें आप शुरू करें। आपका पहला क्लास है आज। क्या नाम है? अजय। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष शर्मा। नकुल, ठीक है। कहाँ से हो आप? बिलगहना, बिलासपुर, सारंगढ़, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं हम लोग। और आप अभी मेरे को झेलेंगे कितना देर तक? 11 बजे तक, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट झेलना है आपको। एनर्जी बचा के रखे हो ना? हाँ, जो आप लोगों का कॉमन चीज़ें होती हैं जीएस में वो सब आपको पढ़ाना है। लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम के एकदम शुद्ध टाइप के हो, तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा, आप लोग ऑफिस जाओ और उनको बोलो कि सर बोले हैं इंग्लिश मीडियम में बैठने के लिए, ठीक है। और शाम को आना, क्योंकि डिस्टर्ब होगा। मैं संविधान लिखूंगा, क्या समझ में आएगा आपको? हाँ, बस इंग्लिश मीडियम में बैठना बेटा है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलूंगा तो समझ में आएगा। हाँ। अभी मूल करते हुए बोलूंगा ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इनको फंडामेंटल ड्यूटी बोलना पड़ेगा। अब इनके फंडामेंटल ड्यूटी करते तक हमारे हिंदी मीडियम वाले है ना, वो परेशान है, ड्यूटी के स्पेलिंग लिख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। आज हम लोग क्या चालू करेंगे जी? मूल कर्तव्य। भाग क्या है? 5 क्या? 5 का। और अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद, हाँ 52 नहीं होगा, 51A, ठीक है। अब आप लोग बड़े बच्चे हो, समझ रहे हो। एक बार बोल दिया कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है तो समझ में आ जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास कितने हैं? 12। तो हमारे पास मूल कर्तव्य 12 हैं। लेकिन शुरू में जब मूल संविधान बना था तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 1 भी नहीं। जब मूल संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 1 भी नहीं थी, था ही नहीं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि
भारत के संविधान में कहां कहां संशोधन हो सकता है एक बार देख लीजिए। और एक समिति बना दी है, उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आपसे सवाल पूछता है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आप लोग क्या टिक लगाओगे? भाग 4 की 5? 4। भाई कल भाग 4 पढ़े थे, उसमें क्या था? डीपीएसपी। अभी भाग 4 क्या पढ़ रहे हैं? क। सुधार लीजिए उसको। भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। भाग 4 में कल मैं आपको पढ़ाया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अभी क्या पढ़ा रहा हूं? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य क्या होता है? संविधान ने प्रारंभ में मूल कर्तव्य आपको दिए ही नहीं थे, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कौन से संविधान संशोधन से इसको जोड़े हैं? 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़े हैं। कब जोड़े हैं? 1976 में। लिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिए, पहले समझ लीजिए। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य था क्या? नहीं था। तो बाद में कब जोड़े? 1976 में। ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़े, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिससे जोड़े? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन। हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। कौन सी समिति का अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो रिकमेंडेशन कौन सी कमिटी का आया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी का। और 1976 और 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट एक्ट। यहां तक याद हुआ? अब सोचो, क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और 3 होगा और एक डीपीएसपी से या फंडामेंटल राइट से उठा करके डाल देगा, मतलब मूल राज्य के नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार से एक लाइन उठा करके डाल देगा। तो जब आपको मूल कर्तव्य पता ही नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ऐसा हो चुका है। व्यापम छत्तीसगढ़ पीएससी में पहले सवाल पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो 12 है। थोड़ा थोड़ा आज पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो छांटना आसान हो जाएगा कि हमारा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए लिखना चालू करिए, स्टार बना के लिखते चलिए या पॉइंट वाइज लिखते चलिए। बताइए मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, रसिया से। हाँ, रूस से लिए हैं। लिखो पॉइंट नंबर 1, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे भाई ना। एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर है तुम लोग का। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फिर स्टार बना करके लिखिए। रुकिए 2 मिनट ना, ऑनलाइन वाले बहुत बच्चे हैं, नुकसान हो जाएगा। इसको फिर से चालू करना पड़ेगा क्या? आ जाओ। दो मिनट बस रुक जाओ। क्या है, ऑनलाइन में भी बहुत बच्चे हो गए हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? तो उनको डायरेक्ट फ़ोन करके बोल दो ना, मंगा भेजवा देगा वो। ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ हाँ, और बिल को संभाल के रख लेना, ठीक है। और मैं क्लास में हूँ, 11 बजे तक फ़ोन नहीं उठाऊंगा, ठीक है भाई। रिकॉर्ड हो रहा है ना? चालू हो गया क्या? आज लेट हो गए क्या? तो आप वहाँ से बटन चालू करो तो आपका लाइट चालू हो जाएगा सर। बटन को दबा दीजिए, सब दबा दो, सब दबा दो।
ऑन है सब, पर्दे को खोल दो तो। छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, उठा लेंगे हम लोग। बस चलिए, अब दिख रहा है जी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। पॉइंट नंबर 3, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन से, 42 अमेंडमेंट एक्ट से, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में दस मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन 11 मूल कर्तव्य है, तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया है। मैं लिखवा रहा हूं, रुकिए, अगले पॉइंट में लिखिए। 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 86 यानी कि 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, चलो बच्चों इधर देखो, क्या लिखूं? मूल कर्तव्य भाग क्या है बताओ जल्दी। 4 का आर्टिकल या अनुच्छेद क्या लिखूं? 51 का। टॉपिक का नाम क्या है? मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में कितना था? 0 नहीं था। बाद में कितना हो गया? 10। वर्तमान में कितना हो गया? 11। 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से। कब जोड़े? 1976 में। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़े? 86वें संविधान संशोधन से। 46वें नहीं, 86वें। कब जोड़े? 2002 में। हो गया। कौन से समिति की अनुशंसा पर जोड़े? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सब याद हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि 11 मूल कर्तव्य को आपको एक एक लाइन एक बार लिख लेना चाहिए, ताकि कौन सा सवाल बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लिखो, 11 मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अगले पॉइंट में 11 मूल कर्तव्य निम्नलिखित हैं, और ABCD करके आगे बढ़ाते जाना। और 11 मूल कर्तव्यों को इशारे से एक एक लाइन लिख लो, ताकि जिंदगी भर याद रहे। और दूसरा ये, आपको भारत का नागरिक होने के नाते आपके कर्तव्य पता होने चाहिए। अधिकार बस पता रहने से ठीक बात नहीं है। लिखो, संविधान का पालन करें। करते होगे? संविधान पता तो होना चाहिए पहले। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसी में कंटिन्यूएशन में, उसके आदर्शों, कॉमा संस्थाओं, उसके आदर्शों, कॉमा संस्थाओं
राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज क्या है? राष्ट्र ध्वज तिरंगा। तथा राष्ट्रगान का आदर करें। क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन। राष्ट्रगान का आदर करें। करते होगे? तो मैच चालू होने के पहले जब राष्ट्रगान बजता है तो आप लोग उस मुद्रा पे आते होंगे, सावधान की मुद्रा पे। हाँ, तो वही तो है। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो कि नहीं? संविधान का पालन करते हो, राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हो, राष्ट्रगान का भी सम्मान करते हो। तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना कि ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा मेरे साथ बोलना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय पर संजो कर रखें। रखते हो? इनकलाब, भारत माता की जय जवान, यही तो है और क्या। हृदय में है तभी तो बाहर निकला है। तो कहां पर संजो के रखना है? हृदय में। लिखो पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। हृदय में संजो कर रखें। तो हमारा मूल कर्तव्य हमको याद हो गया है, संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, और उच्च आदर्शों को, जो स्वतंत्रता के समय उच्च आदर्श थे, उन सबको अपने हृदय पर संजोकर रखना है। तीसरा, भारत की संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है सोवरेनिटी। भारत की संप्रभुता मतलब अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रभुता। कॉमा एकता। एकता समझते हो? यूनिटी है ना। और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। अखंडता की रक्षा करें, की रक्षा करें। करते होगे आप लोग कि भारत को खंड खंड करने के लिए प्रयास करते हो। हाँ, तो अखंड भारत का जो संकल्पना है उस पे आपका कर्तव्य है कि आप संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करेंगे? बना करके रखेंगे। चौथा, देश की रक्षा करें। उसीलिए तो ऐसा ही बनोगे। वो बात अलग है कि पहले अपना देखोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे? देश की रक्षा करें। और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 4 हो गया। और बुलाए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा करें। करोगे राष्ट्र की सेवा? देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे बोलते हो ना, हम करेंगे, हम करेंगे। ये आपका मूल कर्तव्य है। अच्छा, बुलाएंगे तभी राष्ट्र सेवा में जाओगे कि ऐसी? ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन सर हमको तो बुलावे नहीं कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं ऐसा ही बनना, लेकिन उन लोग ही नहीं चाह रहे हैं हमको लेना। तो जो क्राइटेरिया वो मांग रहा है उसको फुलफिल कर दो, फिर आपको भी मौका मिलेगा क्या करने का? देश सेवा करने का। चारों याद हो गया? याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव देख करके ये तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। 5वां लिखो, भारत के सभी लोगों में। 5वां लिखो, भारत के सभी लोगों में। भारत के सभी लोगों में भातृत्व की भावना का विकास करें। भातृत्व मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा की भावना का विकास करें। अगला, भाईचारा के साथ तो रहते होगे आप लोग सब, ठीक है? तो मैं जब टेस्ट लूंगा तो उस समय एक दूसरे की मदद करोगे, हाँ, भाईचारा के साथ। वो भाईचारा नहीं है, वो क्या है? तुम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो।
बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है, याद रखो, बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक जितना पढ़ा है वो देख लो एक बार। अगला, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। अगला, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। तो कल से धोती वोती पहन के आना। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आओ, कैसे लेट हो गया? ठीक है। अगला नहीं, अगला नहीं, अगला नहीं, अगला नहीं, उसी में लिखो, उसी में, उसी में। प्राणी मात्र पर दया करें। करते होगे आप लोग? प्राणी मात्र पर दया करें मतलब कुत्ते को पत्थर नहीं मारते होगे? क्या बताएं सर, कुत्ता झपटने लगा है ना। तो प्राणी मात्र पर क्या करना है? दया करना है, मूल कर्तव्य है। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इंग्लिश मीडियम, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ना है, जो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती समय बर्बाद नहीं करना है। कौमा, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद। मानवतावाद का सबसे अच्छा उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। कौन सा समाज था? स्वामी विवेकानंद का कौन सा संस्था था? रामकृष्ण मिशन। स्वामी जी के, विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, है ना। वही मानव को मानव मानते थे और वो बोलते थे कि दरिद्र नारायण की सेवा करना है, मतलब जो गरीबों में सबसे गरीब है उसकी सेवा करने से ही समाज का कल्याण होगा, पुण्य मिलेगा, बोलते थे। तो मानवतावाद तथा ज्ञान अर्जन, जो आप अभी कर रहे हो, ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तथा सुधार की भावना का विकास करें। कितना मूल कर्तव्य हो गया बच्चों? 8 हो गया, मात्र 3 बचा है। और तो एग्जाम में मैं दूंगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका मूल कर्तव्य नहीं है। उसमें 3 मूल कर्तव्य होंगे, चौथा नहीं होगा, अभी से बता दे रहा हूं। तो चौथा कहां से उठाऊंगा ये भी बता देता हूं, डीपीएसपी से उठाऊंगा। आर्टिकल 36 से लेकर क्या 51, और वहां पर कंफ्यूज करने का कोशिश करूंगा। अगर उसको सही कर लिए तो आप सही पढ़ रहे हो। अगला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। करते होगे? सार्वजनिक, पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। कहीं पर घूमने जाते होगे तो पहाड़ में ऐसे दिल बना करके एरो नहीं बनाते होगे। ट्रेन में जाते समय ब्लेड नहीं चलाते होगे गद्दा में, मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी देख लेना। और तो ट्रेन के अंदर में जब आप वॉशरूम जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है ना। ये सब काम आपको क्या करना है? नहीं करना है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है? रक्षा करनी। ये जिस कुर्सी में बैठे हो सार्वजनिक है कि प्राइवेट? इसकी भी रक्षा करनी है। पता चल रहा है सार्वजनिक की रक्षा कर दी, इसको तोड़ दी। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है जी? रक्षा करना है। उसी में लिखो, उसी में, उसी में। तथा हिंसा से दूर रहें। ये तो नहीं हो पाएगा आपसे, लिख लो बस, हिंसा से दूर रहें। तो चोर को पकड़ोगे तुम लोग ऐसा ही बनोगे, तो प्रेम से थोड़ी पूछोगे बता भाई चोरी क्यों किया, प्लीज बताना, है ना। 2 झापड़ देना रसीद के, तब बताएगा। तो हिंसा से क्या रहें? दूर रहें। कितना हो गया देखो? 9। 10वां लिखो। व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट है ना, तुम लोग खुद, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के, सामूहिक गतिविधियों के, ये सब बंद क्यों हो जाता है यार? सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जैसा मैं कर रहा हूं, आपको पढ़ा के मैं व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ रहा हूं, और आप सब एक साथ पढ़ करके सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं।
तो चूंकि मैं पढ़ा इसीलिए आपको पढ़ाया, मैं पढ़ा तो मैं आगे बढ़ा, आप सबको पढ़ा दूंगा, आप सब कहाँ चले जाओगे, आगे चले जाओगे, फिर आप भी किसी को पढ़ा देना, या नहीं पढ़ाओगे तो कुछ मदद कर देना। ठीक है, ये आपका कौन सा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। और लास्ट 11वां, जो माता पिता या संरक्षक हैं, पेरेंट्स है मतलब माता पिता या संरक्षक हैं, लिखो जो माता पिता या संरक्षक हैं। कई लोग क्या होता है माता पिता नहीं होते फिर भी गोद लेकर के लोगों को रखते हैं ना, संरक्षक हैं, वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। अब जो हो गया सो हो गया, मतलब जो लेट आए तो लेट आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके सबका कवर कर दूंगा जो लेट आए हैं। अब मैं पढ़ाने वाला हूं भाग 5, वहां से शुरू कर लो। भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले शुरू होगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से सवाल पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो संविधान में टोटल 5-6 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मानना है भाग 5, जिसमें केंद्र सरकार है। क्या है बच्चों, केंद्र सरकार है या फिर संघ है, और उस संघ में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, राष्ट्रपति। हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान का भाग 5, 52 से 151 तक है ये भाग 5। अब यहां से अनुच्छेद याद नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहां तक अनुच्छेद के साथ आपको याद करना था, क्योंकि 395 अनुच्छेद पूरा आपको याद होगा नहीं। मेरे को नहीं है तो तुमको कैसे होगा, और सब याद करना भी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना भी नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। चालू करें, लिख लिए, चलो। अब बताओ, हमारे देश का जो कार्यपालिक प्रमुख है, लिखना मत कुछ, हमारे देश का जो कार्यपालिक प्रमुख है, जो एग्जीक्यूटिव आपका हेड है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। और सरकार का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, हमारा राज्य प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति। सरकार जो भी नहीं, राज्य का नहीं, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप ना क्लास नंबर 1 नहीं आए थे। भारत को भी संविधान में कभी कभी राज्य लिख देते हैं, और राज्य के 4 तत्व होते हैं। क्या क्या बताओ, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये रटे हुए हैं। आज कौन सा है, मंगलवार है, पिछले सोमवार से क्लास चालू हुआ है। ठीक है, हो जाएगा, मैं कवर करा दूंगा। तो राज्य प्रमुख मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। और राज्य मध्य प्रदेश भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, लेकिन देश के संदर्भ में राज्य में 4 तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए। एक है ज्योग्राफिकल एरिया, भूभाग, दूसरा है आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन, सरकार है मतलब गवर्नमेंट, और संप्रभुता है मतलब सोवरेनिटी। अगर ये चारों अनिवार्य रूप से है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य। तो भारत एक क्या है, राज्य है, क्योंकि ये चारों एलिमेंट तत्व हमारे पास है। खैर, राष्ट्रपति में आ रहे थे। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कौन सा अनुच्छेद में है, ऐसा सवाल पूछ दिया और लिख दिया अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद क्या 82। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल या अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा ना, भारत का एक क्या होगा जी, राष्ट्रपति होगा। होगा तो क्या करेगा वो, जितनी भी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। मेरे साथ बोलो, संघ की कार्यपालिका शक्ति, बोलो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है वेस्टेड इन अ राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट या फिर सेंटर। ठीक है, लिख लो,
लिखो संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में लिखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यहां से कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट सवाल पूछने वाला जगह है। मतलब डायरेक्ट सवाल क्या पूछेगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में है, तो क्या आर्टिकल लगा देगा, आर्टिकल 52। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में निहित होती है, कौन से अनुच्छेद में है, तो डायरेक्ट टिक लगा दिए क्या, अनुच्छेद 53। लेकिन अगला वाला डायरेक्ट नहीं है। जैसे लिखो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब बताओ बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी विधि से होगा, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। उसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है, लेकिन निर्वाचन की रीति इसके अगले आर्टिकल में है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो लिखा है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में या उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिख लो, आप लोग लिख लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल में वो लोग होंगे जो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। तो बताओ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहेंगे, स्टार बना के लिखो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानसभाओं, यानी कि राज्य के विधानसभा को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, स्टेट लेजिस्लेचर। तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, क्या, इलेक्टेड, मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं या जो विधायकों के द्वारा चुने गए लोग हैं जो इलेक्शन जीत के आए हैं, उन्हीं लोग वोट डालेंगे, किसको, प्रेसिडेंट को। नॉमिनेटेड लोग नहीं डालेंगे। क्लियर है, ये एक की पॉइंट है आपका। तो बचाओ राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डालता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और विधानसभाओं के क्या, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, मतलब विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी। लेकिन यहां विधान परिषद नहीं लिखा है, क्या लिखा है, विधानसभा। तो ये की पॉइंट है, इस पे भी ध्यान दे देना, ठीक है। तो ये लोग जब वोट डालेंगे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बाद में लिखेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या जनता वोट डालती है, नहीं, लेकिन जनता के चुने हुए लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। क्लियर है, ठीक, नहीं डालेंगे वोट। जैसे मनोनीत सदस्य कहां पर थे वो भी सुन लीजिए। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत थे, आंग्ल भारतीय, अब उसमें संशोधन करके उसको भी हटा दिए हैं, अब वो लोग नहीं है। वरना पहले 552 लोग होते थे लोकसभा में, अब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 550, क्योंकि वो दोनों का रिक्रूटमेंट बंद हो गया है। पढ़ाऊंगा आगे, फिर भी सवाल आया है तो क्लियर तो करना ही है। उसके बाद जो राज्यसभा होता है उसमें अभी भी 12 लोगों का नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसीलिए वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, क्योंकि जो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, उनको मनोनीत भी कौन किया है, प्रेसिडेंट, इसीलिए उनको वोट डालने का इसमें अलाउ नहीं करते। जबकि वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड लोग भी वोट डाल सकते हैं और इलेक्टेड लोग भी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट वाइस प्रेसिडेंट तो किया नहीं है, तो उसके इलेक्शन में वो लोग वोट डाल सकते हैं।
डिफरेंस समझ में आया? राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग ले सकते हैं। और क्या डिफरेंस है वो भी सुन लीजिए अगर जब पढ़ाई रहा हूं तो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखो विधानसभा वालों को मौका मिला है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा वालों को वोट डालने का मौका नहीं मिलता। क्या मैं आपको समझा पाया? राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट डालेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। जब पढ़ाई रहा हूं तो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, झेल लोगे तो झेल लो, काम आएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ये तो बनाने के लिए था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब उसके ऊपर महाभियोग लाते हैं तो ये लोग वोट डालते हैं, ये लोग वोट डालते हैं, इनको पूछबे नहीं करते, है ना? तो बनाने के लिए तो पूछे थे, लेकिन हटाने के लिए इनको नहीं पूछते, बेचारे दुखी रहते हैं। देख ना, बनात खानी पूछे रही, है ना, हटात खानी नहीं पूछे थे। जबकि उपराष्ट्रपति को जिन लोग बनाते हैं उन्हीं लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा फिर उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, तो कम से कम एक कंपैरिजन तो होना चाहिए ताकि हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सके। अब बताओ, ये जो राष्ट्रपति आप लोग चुन रहे हो, आप लोग नहीं चुन रहे हो, लोकसभा राज्यसभा वाले चुन रहे हैं, बड़े लोग जो सांसद कहलाते हैं, और विधानसभा के लोग क्या कहलाते हैं, विधायक। तो बड़े बड़े लोग और बड़े आदमी को चुनते हैं, और हम लोग बड़े लोगों को चुनते हैं, और वो बड़े लोग और बड़े लोगों को चुनते हैं। तो सबसे बड़ा कौन? अरे हम लोग, है कि नहीं? हम लोग सांसद और विधायक बनाए तभी तो उसको मौका मिला राष्ट्रपति को क्या करने के लिए, वोट डालने के लिए। अब सुन लो, ये जो राष्ट्रपति होता है ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता। होता है क्या? किसी सदन का सदस्य नहीं होता, और अगर हो गया तो कोई बात नहीं, जिस दिन से राष्ट्रपति होगा उस दिन से सांसद और विधायक नहीं होगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होता है। कहां का होता है? यह बात भी गलत है, वो भी किसी सदन का सदस्य नहीं होता। वो तो मैं चेक कर रहा था आपको, वो भी किसी सदन का सदस्य नहीं होता, और सदन का सदस्य ना होते हुए भी किसी सदन का वो क्या होता है, सभापति होता है। कौन से सदन का? कहां का? राज्यसभा का। कई लोगों का पार हो गया होगा, किसको किसको नहीं समझ में आया, हाथ खड़े करो। ये देखो, ईमानदारी है, ईमानदारी से देखो। इन्होंने बताया कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या पढ़ाया। फिर से बोल रहा हूं, आप समझ में आ जाएगा। ये जो राष्ट्रपति होता है ना, ये ना तो यहां का मेंबर है ना तो यहां का मेंबर है, और जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो भी ना तो यहां का मेंबर है ना तो यहां का मेंबर है, लेकिन यहां का वो क्या होता है, सभापति होता है। वैसे ही समझ लो जैसे मैं आप लोग के क्लास में हूं, लेकिन आपका सदस्य थोड़ी हूं जी, मैं स्टूडेंट थोड़ी हूं, लेकिन फिर भी तुमको क्या कर रहा हूं, लीड कर रहा हूं। वैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यसभा का क्या हो जाता है, सभापति। इंग्लिश मीडियम, सभापति मतलब चेयरपर्सन, चेयरमैन। और लोकसभा का सभापति नहीं होता, लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तो उसको स्पीकर बोलते हैं। तो लोकसभा का हेड कौन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। हिंदी मीडियम, लोकसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। अब पूछूं, बताना ना, देश का उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है, सही है कि गलत है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं आया? आप हिंदी मीडियम कहो कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। यहां पर लोकसभा में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोल देते हैं ना, या लोअर हाउस भी बोल देते हैं, ठीक है, निचली सदन बोल देते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं, उच्च सदन। लेकिन पावरफुल ज्यादा कौन है, ये ज्यादा पावरफुल है, फिर भी इसका नाम क्या है, निम्न सदन। और ये इसकी तुलना में कम पावरफुल है, फिर भी इसका नाम क्या है, उच्च सदन। अब सुनो,
ये जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में ये लोग भाग ले रहे हैं और ये लोग भी भाग ले रहे हैं, लेकिन जब इसको हटाएंगे तो ये लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लिखो तो समझ में आएगा। ये कौन से आर्टिकल में है जी? 54। कौन से आर्टिकल में है? 54। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, नीचे मत देखना कॉपी में। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट वेस्टेड इन अ सेंटर, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन सा आर्टिकल हो गया? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन का मंडल, निर्वाचन मंडल। तो उसमें कहां कहां के मेंबर भाग लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में भी कौन? नहीं, असेंबली की काउंसिल, नहीं, असेंबली के मेंबर की काउंसिल के, विधानसभा के कि विधान परिषद के? विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ूं अब? चलिए एक एक करके चलते हैं, ज्यादा पढ़ा देने से पागल हो जाओ। किसी का शोषण करना है धीरे धीरे करो, इकट्ठा किसी को चूस ले गड़बड़ हो जाए। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 55। कैसे यार? अब मैं अपने ऐड में निःशुल्क लिख दिया हूं तो मेरे पास फोन आता है, निःशुल्क क्यों लिखे जब पैसा ले रहे हो? अरे लिख दिए, जान ले लेगा क्या? अगर नहीं लिखते तो तू फोन करता क्या? तो तेरे से बात करने का मेरे को बहुत मन कर रहा था, है कि नहीं? फिर उसके बाद समझाया जाता है भाई कि अपने ऊपर महीने का 500 रुपये खर्च नहीं कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? और जो आदमी 500 रुपये खर्च कर देगा सब याद हो जाएगा उसको। और उस दिन जिस दिन तुम्हारा पोस्टिंग होगा, स्टार लगाए रहोगे और एकदम सूट बूट में, उस दिन कितना मजा आएगा उसको सोचो एक बार, है ना? तो हवा भी फ्री नहीं है भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है अस्पताल जाओगे तो। अनुच्छेद क्या हो गया बच्चा लोग? 55। इसमें लिखो, इसमें लिखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इलेक्शन मैनर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कौन से आर्टिकल में है? क्या आर्टिकल लगाओगे? अनुच्छेद 55। अब रीति को 2 लाइन लिख लो स्टार बना के। अप्रत्यक्ष पद्धति, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इसको मत पूछना क्या होता है। जिसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। सबको समझ में आ गया? अब सुनो, इसका एक नाम दिए हैं और उसका नाम हिंदी मीडियम क्या है? एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बोलो, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हिंदी में। इंग्लिश मीडियम इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं जी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लिखो हिंदी वाले, स्टार बना के नीचे। इस पद्धति को एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, नहीं लिख पाए? एकल संक्रमणीय मत लिखना ही पड़ेगा। इधर देखो, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक क्या बताया जी? प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऐसा बोलते हैं इसको। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बस ये 2 की पॉइंट याद करना है। चलो बताओ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है? संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति पर निहित होगी।
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है? एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? आपको पता है कि सुबह मेरा ही फोन गया है आप लोगों को, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बच्चा का आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि हमारा बैच नया चालू हुआ है, एडमिशन हुए थे, हमने व्हाट्सएप में नहीं जोड़ा था। हमने सुबह व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप में सुबह जोड़ा, और उसके बाद कई लोग व्हाट्सएप नहीं देखते, इसलिए पर्सनली मैं खुद फोन किया, क्योंकि स्टाफ बिजी था, है कि नहीं? तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी, समझ गए? और उसमें मेरा नंबर मैं लिख दिया हूं ग्रुप में, आप लोग उसको सेव कर लेना। बी साहू सर के नाम से, सर बोलना है तो ठीक, वरना बी साहू भी लिख देना। ऐसा ही के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब दो लोग जो है अभी आए, 10:30 बज रहा है, इन लोग को थोड़ा सा बता देता हूं। इन लोग को ये बता देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? बैठ जाइए आराम से, फिर चर्चा करें। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। आप लोग हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम? हिंदी। राष्ट्रपति तो सुने होंगे आप लोग, बस उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा क्लास आधा घंटा पहले चालू हुआ था, 45 मिनट पहले, और 45 मिनट में हमने राष्ट्रपति के बारे में बस इतना पढ़े हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति को बनाने के लिए इसको वोट डालना पड़ता है, और इसको वोट डालते हैं कौन लोग? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य इनको क्या करते हैं? वोट डालते हैं। और वोट डालने की जो पद्धति होती है उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है? तो अभी जो लिखवाऊंगा उसके बाद आप भी लिखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। अगला लिखो बच्चा लोग, अनुच्छेद 56। 55 के बाद क्या आता है जी? 56। लिखो, राष्ट्रपति की पद अवधि, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति की पद अवधि, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। कौन बताएगा राष्ट्रपति की पद अवधि कितना साल होता है? 5 साल होता है। बहुत बढ़िया। कब से? ठीक है, जिस दिन वो राष्ट्रपति का शपथ लिया है उससे कितना दिन रहेगा? 5 साल रहेगा। अच्छा ये बताओ, 5 साल के अंदर में उसका मन नहीं कर रहा है राष्ट्रपति बने रहने का, तो वो क्या करेगा? त्याग पत्र दे देगा। ठीक, लेकिन किसी को क्यों ऐसा मन करेगा जबकि महीने का 5 लाख रुपए मिल रहा है? हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर उसके ऊपर राजनीतिक दबाव है, या वो कुछ और हो सकता है। हालांकि आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं, भले ही मर गया, है कि नहीं, इस दुनिया से चला गया अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति ने कभी भी त्याग पत्र नहीं दिया। एज्यूम करते हैं कि उसको मन नहीं कर रहा है राष्ट्रपति बने रहने का, तो वो किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा जी? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये तो स्वेच्छा की बात हो गई कि वो स्वेच्छा से क्या देना चाह रहा है? त्याग पत्र। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको हटाना चाह रहे हो, तो उसको किस बेस पे हटाएंगे? नहीं, महाभियोग तो प्रक्रिया है, संविधान के अतिक्रमण, तो उसके ऊपर एक आरोप लगाना पड़ेगा। भाई किसी से लड़ाई झगड़ा करना है तो सबसे पहले क्या है? आरोप। कुछ ऐसा बेस लेकर के आओ जिससे लड़ाई झगड़ा हो सके, तो उसको हटाने का बेस क्या है? संविधान का अतिक्रमण। तो राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का बेस क्या है? संविधान का अतिक्रमण। तो उसके ऊपर आरोप लगा करके महाभियोग प्रक्रिया से उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। एज्यूम करो कि 5 साल हो गया है, मैं जब से वो इस पद का शपथ लिया, जब से वो ज्वाइन किया, 5 साल हो गया, उसके बावजूद भी वो अपने पद पे रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। कैसे? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए।
हाँ, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। भाई अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं आ पाया, मतलब उत्तराधिकारी मतलब उसका बेटा नहीं, मतलब कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता, मतलब किसी कारणवश चुनाव नहीं हुआ और इसका 5 साल क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद भी वो क्या रह सकता है, राष्ट्रपति रह सकता है। कितने महीने तक? ऐसा कुछ बोला नहीं गया, लेकिन वो जो 6 महीना तुम्हारे दिमाग में बैठा है, वो 6 महीना क्या चीज है वो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति अचानक से मर गया, भगवान ना करे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए राष्ट्रपति को मारना ही पड़ेगा, तो भगवान किया, मतलब भगवान ना करे कि राष्ट्रपति क्या हो गया, मर गया, 2 साल के बाद मर गया। अब देश का राष्ट्रपति कौन होगा? तुरंत? हां, तुरंत। क्या कभी ऐसा होगा कि आपको यह पूछा जाएगा कि बताओ भारत का राष्ट्रपति कौन है, और आप नहीं बता रहे हो, अभी था मर गया? तुरंत बताना उपराष्ट्रपति क्या बन गया है, राष्ट्रपति, क्योंकि तुरंत बनता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति मर गया उसकी जगह में उपराष्ट्रपति क्या बन गया, राष्ट्रपति। फिर आपसे अचानक कोई सवाल पूछा, अब बता तुरंत कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो क्या बोलोगे? बोलना कोई नहीं है, था वो, अभी तुरंत क्या बना है, गरम गरम राष्ट्रपति बना है। सब समझा के भेजूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। था, अभी गरम गरम उपराष्ट्रपति क्या बन गया है, राष्ट्रपति, इसलिए देश का कोई उपराष्ट्रपति नहीं है। अब बताओ, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैं कि गंगाधर क्या है, बताया था ना। जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन क्या बनेगा, सभापति। अब उपराष्ट्रपति कहां चला गया, राष्ट्रपति बनने, तो राज्यसभा का जो सभापति का पद है वो अपने आप क्या हो गया, खाली हो गया। अरे राज्यसभा कभी सुने हो? वहां ऊपर बैठा रहता है एक आदमी, क्या काम है उसका, चुप रहो, शांत रहो, हल्ला मत करो। अब कुछ याद आया? वो भी नहीं देखते। तुम लोग जैसे बैठे हो ना, राज्यसभा वैसे ही बैठे रहता है। मैं जैसे अभी खड़ा हूं ना, मैं बैठे रहूंगा, तो मैं राज्यसभा का क्या हूं, सभापति। लेकिन मैं सभापति हूं कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, बताओ? अरे दोनों हूं। गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है, वही तो बाद में पैदा लिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना, शनिवार रविवार को एक सीरियल आता था शक्तिमान, देखे हो आप लोग? मतलब आप लोग भी बुजुर्ग हो, है कि नहीं? तो सुन लो अच्छे से जो समझा रहा हूं। तो पहले ना उपराष्ट्रपति बनता है, और जो उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का पदेन क्या बन जाता है, सभापति। अब हम लोग के ऊपर सिचुएशन ये है कि राष्ट्रपति मर गया, अब उपराष्ट्रपति क्या बन गया, राष्ट्रपति। यानी कि कौन सा पद खाली हो गया, राज्यसभा के सभापति का पद क्या हो गया, खाली हो गया। अब बताओ उसका काम कौन करेगा, उपसभापति। कौन करेगा, उपसभापति। बस हो तो गया। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन राष्ट्रपति मरा ही था, उसी समय तुरंत उपराष्ट्रपति भी मर गया। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन राष्ट्रपति मरा तुरंत, और उसके तुरंत बाद कौन मर गया, उपराष्ट्रपति। और आपको बोला हूं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ते। तो अब बताओ देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, दिल्ली में। तो एक बात बताओ, राष्ट्रपति के मरने की कामना हमेशा कौन करता होगा, उपराष्ट्रपति करता होगा। भगवान ये मर जाए, ठीक है ना। अब उपराष्ट्रपति क्या बन गया, राष्ट्रपति। लेकिन उसके सुख का दिन कितने महीने होगा, 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो उसके सुख के दिन कितने महीने होंगे, 6 महीने। 6 महीने के अंदर चुनाव करके नया राष्ट्रपति बनाना ही होगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको देश के बारे में बता रहा हूं, राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूं। और ये बोलते हुए मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पढ़ा ही रहा हूं, कल लिखवाऊंगा, समझ गए। लेकिन जब तक दिमाग में है ही नहीं कुछ, एकदम जीरो है, तो लिखोगे बस, उसके बाद तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो जो पूछ रहा हूं वो बताना बस, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति क्या बनेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी अचानक मर गया तो कौन बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
बहुत बढ़िया। अब पूछूंगा, बताना, जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना साल होगा मैक्सिमम? 5 साल के बाद भी वो रह सकता है कि नहीं? अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक। इतना काफी है। अब सुनो, अब अचानक से उपराष्ट्रपति मर गया। राष्ट्रपति जिंदा है ना, राष्ट्रपति नहीं मरा है। मरा कौन है अब? उपराष्ट्रपति। अब बताओ, नया उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन के अंदर में कर लेना है? अरे राष्ट्रपति मर गया तो 6 महीने में नया लाना जरूरी है, तब तक काम चला लेंगे। किससे? उपराष्ट्रपति से। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति मर गया तो कितने दिन के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ये, 6 माह, 1 साल, 2 साल, या यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र। उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो रहा है तो अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर समझ में आया? राष्ट्रपति को भर देंगे कितने महीने पहले, कितने महीने बाद अंदर में? 6 महीने। लेकिन उपराष्ट्रपति को कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब बताओ, दोनों में से मेन आदमी कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, बताओ जी, आपका पहला क्लास है ना आज। राष्ट्रपति को महीने का कितना रुपए मिलता है? 5 लाख मिलता है। साल भर का नहीं, महीने का कितना लाख रुपए? 5 लाख। अब साल भर का कैलकुलेट करो, अब ज्यादा लग रहा होगा आपको। फिर 5 साल का कैलकुलेट करो, क्या? 3 करोड़। तो एक बार राष्ट्रपति बन जाओ, कितना करोड़ रुपए मिलेगा? 3 करोड़। ये राष्ट्रपति रहते रहते कमाए। उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है, 5 साल बाद जब उसका कार्यकाल खत्म, तो उसको 50% क्या मिलता है? पेंशन। यानी कि नहीं, पूरे 5 साल का कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़। यानी महीने का जो 5 लाख मिलता था वो कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। मजा आया? ऐसा ही तुम बन जाओगे या डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो भी इतना नहीं कमा पाओगे लीगल रूप से ना। इलीगल में तुम राजा हो, जितना कमा लो। तो कोशिश करके एक बार देश का क्या बन जाओ? राष्ट्रपति बन। और अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो कितना महीना? महीने का कितना तनख्वाह है उपराष्ट्रपति का? 3.5 लाख। कितना रुपए है? 3.5 लाख। तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अंतर है भाई काम में। उपराष्ट्रपति को डेली जाना है राज्यसभा और वहां बोलना है चुप रहो, शांत रहो, हल्ला मत करो, क्योंकि उसमें हल्ला करते हैं। जबकि राष्ट्रपति को कुछ नहीं करना। लोकसभा और राज्यसभा से कागज आएगा, बिल, उस पर वो साइन करेगा। और साइन कब करेगा जानो? साइन करने के लिए भी एक आदमी ऐसे हाथ उठाएगा उसका, और उसके बाद बोलेगा सर इसमें क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए। तो ऐसा हाथ उठे रहेगा, उसको एक जन क्या करेगा? रख देगा। बहुत अच्छा पद है। कौन सा? राष्ट्रपति। लेकिन उसका वैकेंसी कम आता है। कितने साल में एक बार आता है? 5 साल में एक बार वैकेंसी आएगा उसका। और तुम लोग तो उसके योग्य भी नहीं हो अभी। हाँ, मैं हूं। तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो? मैं बुजुर्ग हो गया हूं? हाँ, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, क्योंकि राष्ट्रपति का मिनिमम एज आपको चाहिए कितना? 35 साल। और भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। तो आप और मैं दोनों भारत के नागरिक हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि मिनिमम 35 साल का उम्र पार होना चाहिए। बताओ मेरा बराबरी कर पाओगे? हाँ, ऐसा ही बन जाओगे तो भी नहीं, डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो भी नहीं, मेरे एज को तुम नहीं पकड़ पाओ। क्यों? बाद में पैदा लिए हो तुम। अब पॉइंट नंबर 3 सुनो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैं लाभ के पद में हूं? इनको बोलने दो ना, मैं लाभ के पद में हूं, कैसे बताओ? तो आपको कैसे पता? नहीं, आपका पहला क्लास है ना आज, तो आपको कैसे पता कि मैं लाभ के पद पे हूं? कि तुक्का मार दिए? नहीं, आपको पता कैसे है कि मैं लाभ के पद? आप लोग को पता है क्योंकि आप पुराने बच्चे।
नहीं, यहां पढ़ाना जो है वो लाभ का पद नहीं है। सरकारी नौकरी में रहना क्या है, लाभ के पद पे है। तो आप लोग उम्र में कट गए और मैं लाभ के पद में कट गया। लाभ के पद में यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब जाकर के आप चुनाव लड़ोगे। अब आप लोग को एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं, वो सुन लो। जैसे आप केंद्र में मंत्री हो या आप राज्य में मंत्री हो, केंद्र में किसी भी मंत्री का नाम ले लीजिए आप, कोई से भी एक मंत्री बताओ केंद्र का। तोखन साहू, ठीक है, हमारे बिलासपुर से सांसद है शायद ना, तो तोखन साहू केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ले लो, है ना। और राज्य में कोई मंत्री बताओ। अमित शाह राज्य में मंत्री बन गए अभी रात में, कल तक तो केंद्र में थे। किसी का भी नाम ले लो, है विजय बघेल की विजय शर्मा, विजय शर्मा, हाँ विजय शर्मा का ले लो, गृह मंत्री हैं दोनों। अब ये दोनों को त्याग पत्र बिना दिए राष्ट्रपति का चुनाव ये लड़ सकते हैं, और इस पद पर रहते हुए इनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अच्छा है ना। लेकिन अगर कोई सरकारी आदमी है, सरकारी नौकरी में है, तो पहले वो त्याग पत्र देगा और फिर चुनाव लड़ेगा। हार गया तो दोनों जगह से गया, और ये लोग हार गए तो पुराने वाले में रहेंगे। सोचो कितना व्यवस्था बढ़िया बनाए। तो आपसे यह सवाल भी पूछता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाता। तो राष्ट्रपति का पद खुद, उपराष्ट्रपति का पद, केंद्र में मंत्री और राज्य में मंत्री, इसको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लाभ का पद नहीं माना जाएगा। समझे आप लोग? क्या समझे? आपको यह समझा रहा हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव आ गया तो राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति को मन कर रहा है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, तो उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र बिना दिए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। केंद्र में कोई मंत्री है या राज्य में कोई मंत्री है, उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मन कर रहा है, तो बिना त्याग पत्र दिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कोई सरकारी आदमी है जो लाभ के पद पर माना जा रहा है, जो तनख्वाह उठा रहा है सरकार से, वो कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वो लाभ के पद पर होगा। यानी कि वो पहले त्याग पत्र देगा फिर चुनाव लड़ेगा। कितना बज गया यार? उसमें नहीं लिखा है, मतलब जिस लाइन में ये चीजें लिखी हुई हैं संविधान में, उसमें यह बात नहीं लिखा है कि सांसद और विधायक लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन आगे किसी आर्टिकल में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग एसआई के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा कम पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासाएं बहुत है, अनंत है, ठीक है। फिर भी मैं कोर्स टाइम पे करवा लूंगा, चिंता मत करिए। आपकी जिज्ञासा को शांत कर लेता हूं। पहले सुनिए, यह लिखा है कि अगर कोई सांसद या विधायक है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन गया उस दिन से वो सांसद और विधायक नहीं रहेगा। तो क्या चालाकी है देखो, जहां पर लिखना चाहिए थे स्पष्ट वहां नहीं लिखे, लेकिन दूसरे जगह लिख दिए। मतलब तुम सांसद और विधायक रहते हुए भी क्या कर लो, चुनाव लड़ लो। जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। तो आज के क्लास को मैं समराइज कर रहा हूं 2 मिनट में, ध्यान दीजिए। आज हमने चालू किया है भाग क्या 5, जिसका मेन मुद्दा क्या था, राष्ट्रपति। तो बताओ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, कौन सा आर्टिकल है? 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन सा आर्टिकल है? 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55। राष्ट्रपति की पद अवधि 56। इतना आर्टिकल बस याद करवाया हूं। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट डालेगा बताओ? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हो गया? क्या मनोनीत सदस्य वोट डालेंगे? नहीं, केवल क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य। क्लियर है इतना? कौन सी पद्धति से चुनाव होगा? एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कितने साल इसका कार्यकाल होगा? 5 साल।
और 5 साल के पहले का त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और 5 साल पहले इसको हटाना पड़ेगा तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये बताइए, राष्ट्रपति का 5 साल हो गया तब भी अपने पद पर रह सकता है क्या? रह सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। बस इतना ही तो पढ़े आज। सर जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति 5 साल के रहता है तो उसमें 2 साल का टिका उसका मर गया तो फिर राष्ट्रपति बनेगा तो 3 साल के लिए रहेगा कि 5 साल? अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पंचायत नहीं है, ये क्या है? राष्ट्रपति है। यानी कि मैं एक साथ 2 आपका चीज क्लियर कर दिया। पंचायतों में वही होता है जो ये बोल रहे हैं। जैसे पंचायत जो है वो 2 साल तक है, फिर पंचायत भंग हो गया तो फिर नए 5 साल के लिए नहीं आएगा। कितने के लिए आएगा? 3 के लिए। और एक बात, पंचायत 5 साल से 1 दिन ज्यादा नहीं चलेगा, जबकि राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी चलेगा अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं आया। तो कितना डिफरेंस बताया आपको? 2, पंचायत और राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति जब नया आएगा तो जिस दिन से ज्वाइन करेगा वहां से फिर कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए, नए कार्यकाल के लिए 5 साल के लिए। अरे जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी घोर कांग्रेसी और नरेंद्र मोदी घोर बीजेपी। अब देश को चलाना है, बीजेपी का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो सब में साइन करेगा तभी आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। वो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के, फिर भी वो साइन किए। क्यों? संविधान का अतिक्रमण लगा करके महाभियोग से उसको क्या करते? निकाल देते। तो बचा हुआ 2 साल प्रणब मुखर्जी कैसे काटे होंगे मेरे को पूछो। समझ गए? और घोर क्या थे? कांग्रेसी थे। लेकिन सवाल महीने का कितना का है? 5 लाख का है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लग रहा है फालतू इतना मैं पढ़ा रहा हूं? है कि नहीं? आप लोग काहे के लिए यहां बैठे हो? ऐसा ही बनोगे तो? चलो मैं जा रहा हूं। अब सौरभ सर आएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? और जो बता दिया उसको कल लिखवा दूंगा। तो अब मेरे लिए लिखवाना आसान हो गया ना, क्योंकि आप सब समझ गए हो अब।